होता क्या है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ने में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है। और राजनीति शास्त्र सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी जानना जरूरी है। फिलहाल हम मैट्रिक की परीक्षा पर फोकस करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते हैं जो कि आपका जवाब देना बेहद ही जरूरी होता है। तभी आपका नंबर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में जुड़ पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के 25 यानी कि 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपका एक इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आई है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि 1975 ईस्वी जो है भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। आप इसको याद रखेंगे कि 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू हुआ था। सवाल नंबर अब 2 देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश यानी कि जनता का आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1970 के दशक से। सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। आप याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व की चर्चा हो रही है यहाँ पर और बिहार की चर्चा है यहाँ पर, यानी कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। इन चारों में से बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, जयप्रकाश नारायण। सवाल नंबर 4 है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। यानी कि जब भारत में 1977 में आम चुनाव हुआ था तो उस समय किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, जनता पार्टी को। आप याद रखेंगे 1977 को, चुनाव को याद रखेंगे और जनता पार्टी को याद रखेंगे, ये आपका जो प्रश्न है याद हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 को थोड़ा सा आप समझिएगा। कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हम जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव डाले हैं आपको चिपको आंदोलन कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा, इस बात को याद रखेंगे। हमको लगता है ये प्रश्न का जवाब भी आपको याद होगा। कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ जो कट रहे थे उसके विरोध में चिपको आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए सही है, पेड़ काटने के विरोध में ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6 है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। यानी कि दलित पैंथर्स में कौन सा कार्यक्रम चलता था जो कि चारों ऑप्शन में वो संबंधित वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ये आपको VBI है, केवल मैट्रिक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि ये आने वाले आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये प्रश्न जो है VBI है, ये हर बार प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। यानी किस राज्य से शुरू किया गया क्या, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश से। यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यानी कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। सवाल नंबर 10 है सूचना के अधिकार आंदोलन यानी कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये प्रश्न भी VBI है
मैट्रिक एग्जाम के लिए भी और आपके आने वाले, जब आप आगे पढ़िएगा तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी। और ये प्रश्न आपको समाज में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको पूछता नजर आ सकता है। और आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, राजस्थान से। क्लियर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। अब हम सवाल नंबर 11 देखेंगे। अब देखिए, सूचना का अधिकार से ये प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, कहाँ से हुई और कब बना। दोनों प्रश्न अब आपके सामने आ गए, इसलिए कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। क्योंकि जो ही आपका सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत प्रश्न हम बोले होंगे तो आपको लगा होगा कि तब शुरुआत कब हुई। इसका सही जवाब हम यहाँ जानेंगे कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 2005 ईस्वी में। चलिए, भी क्लियर हो गया। अब हम सवाल नंबर 12 देखेंगे। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय यानी कि 7 दलों को मिलाकर के जो गठबंधन बना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। अब हम सवाल नंबर 13 देखेंगे। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, पानी की कीमत में वृद्धि। यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। सवाल नंबर 14 है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। यानी कि श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। सवाल नंबर 15 है कि राजनीतिक दल का आशय है। सवाल नंबर 15 है कि राजनीतिक दल का आशय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों के समूह से। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। यानी कौन सा उद्देश्य लेकर के सभी राजनीतिक दल आते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्ता प्राप्त करना। देखिए, सिंपल सी बात है, सत्ता की भूख है, सत्ता की राजनीति है। सभी दल यही चाहते हैं कि हमको सत्ता मिल जाए। इसलिए बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि राजनीतिक दलों को क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो सत्ता को प्राप्त करना। क्लियर है। सवाल नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम। सवाल नंबर 17 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। यानी कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आप लोकतंत्र का प्राण को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल को। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अब हम सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विचार, ये 4 ऑप्शन में, जो राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। सवाल नंबर 21 देखेंगे अब हम लोग। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं थी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ब्रिटेन। 21 का डी आप लोग याद रखेंगे। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और मान के चलिए तो चीन में भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सवाल नंबर 22 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, गठबंधन की सरकार कब बनेगी, बहुदलीय, यानी कि बहुत से दलों को मिला करके गठबंधन की सरकार बनती है। सवाल नंबर 23, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। चलिए सवाल नंबर 24 और 25 देखेंगे हम। सवाल नंबर 24 है कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी चुनौती जो राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। सवाल नंबर 25, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। यानी कि दल बदल जो कर सकते हैं वो कानून किस पर लागू होता है।
तो ऑप्शन है ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर और डी उपयुक्त में से सभी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, यानी कि सांसद और विधायक जो हैं वो दल बदल कर सकते हैं।